बिहार के किसी एक ग्राम में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, अहलाद और उनकी पत्नी जयश्री। उनके बच्चे दूर विदेशों में रहते थे। एक दिन अहलाद को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। जयश्री, जयश्री कहाँ हो? जल्दी पानी लेते आओ। जयश्री, ये लीजिए पानी। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों चीख रहे थे? जयश्री, जयश्री जल्दी से ऑटो बुलाओ, मैं और नहीं सह सकता, मुझे सांस नहीं आ रहा है। जयश्री अहलाद को तुरंत अस्पताल ले जाती है। देखिए अहलाद जी, आपको अस्थमा की बीमारी है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको दवाई लिख के देता हूँ, आप इन्हें 2 हफ्तों के लिए लीजिए, फिर 2 हफ्ते बाद आइए, मैं आपका डोजेज कम करके एक अलग मेडिसिन दूंगा, ठीक है? अहलाद घर आता है और उन्हीं दवाइयों को खाने लगता है। और फिर 2 हफ्ते बाद। तो बोलिए अहलाद जी, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, अब से आप उन दवाइयों को नहीं खाएंगे, मैं डोज कम करके दूसरी दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप इन्हें खाएंगे और इनका सेवन आपको जिंदगी भर के लिए करना है। अहलाद ने जब वो दवाइयों को खाए तो वो कुछ दिनों के लिए तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसे फिर से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जयश्री, पता नहीं शायद ठंड के बढ़ने से मैं फिर से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वो पुरानी दवाइयाँ ड्रॉयर में पड़ी होंगी, जरा निकाल कर देना। जयश्री ने उन दवाइयों को अहलाद को दिए। अहलाद ने जैसे ही उन पुरानी दवाइयों को खाए तो वो ठीक हो गया। जल्दी ठीक होने की खुशी में वो ये भूल गया कि डॉक्टर ने उन पुराने दवाइयों को सिर्फ 2 ही हफ्तों के लिए खाने के लिए कहा था और उनका सेवन आगे ना करने के लिए भी कहा था, क्योंकि उन दवाइयों का ज़्यादा सेवन शरीर के लिए हानिकारक था। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। एक दिन अचानक जब अहलाद आंगन में टहल रहा था तो वो खून की उल्टियाँ करने लगा। उसे सीने में भी काफ़ी दर्द होने लगी। जयश्री तुरंत उसे अस्पताल ले गई, जहाँ पे अहलाद को सीधे आईसीयू में ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर सामने से बहुत ही गुस्से में आते हैं। अम्मा जी, मैंने आपको वो पुराने मेडिसिन लेने से मना किया था ना, आपने क्यों दिया उन्हें? डॉक्टर साहब, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और आपकी वो दूसरी वाली दवाइयाँ उन पर काम नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्होंने वो पहली वाली दवाइयाँ खाई। अम्मा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर कुछ दिक्कत होगी तो मेरे पास दोबारा आना, फिर क्यों नहीं आया आप? अब उनका सब कुछ डैमेज हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, ना हार्ट, ना किडनी, ना लिवर, ना लंग्स, सब कुछ खराब हो चुका है। अब हम उनका कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलो, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए माता जी, हम कुछ नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। बहुत ही दुखी होकर अहलाद और जयश्री घर लौट आते हैं और अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर दक्षिण भारत के किसी एक सरकारी अस्पताल में आते हैं। वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने उन्हें वही बात बताए जो बिहार के डॉक्टर्स ने बताए थे। देखिए माता जी, इनके रिपोर्ट्स में कुछ अच्छा नहीं है और अगर इनकी उम्र थोड़ी कम होती तो शायद हम ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते, पर वो भी मुमकिन नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, आप इन दवाइयों के सहारे जितने दिन इन्हें बचा पाएंगे। इसके आगे हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, आई एम सॉरी। इसीलिए हमेशा अपने डॉक्टर की सुने। अपने अनुसार दवाइयाँ खाना या खरीदना कभी कभी हमारी ज़िंदगी ले जा सकता है। अगर अहलाद ने अपने डॉक्टर की बात सुनी होती तो वो शायद कुछ और दिन जिंदा बच पाता, लेकिन उसने अपने समझ के अनुसार काम किया और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। इंसान तो चला जाता है, लेकिन उस इंसान के पीछे जो रह जाता है उसका क्या? एक गांव में मालती अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। मालती का पति सुरेश दिव्यांग था और बच्चे अभी स्कूल में ही पढ़ते थे। मालती की बेटी दिव्या बचपन से ही हटीली और घमंडी किस्म की थी, पर उसका बेटा रंजीत बहुत ही निर्मल और दयालु स्वभाव का था। बड़े ही मुश्किल से मालती अपना घर चलाती थी। जैसे तैसे उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उस काबिल बनाया कि वो खुद के पैरों में खड़ा हो सके। भले ही उसके बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हों, लेकिन उसका बेटा छोटा मोटा कोई काम कर ही लेता था, जिससे मालती को थोड़ी मदद मिलती थी। एक दिन ठंड के दिनों में, माँ मुझे नई रज़ाइयाँ दिला दो ना, इसमें मुझे बहुत ठंड लगती है, जिसकी वजह से मुझे रात में नींद भी नहीं होती। बेटा, इस महीने की सारी तनख्वाह तो घर के काम में खर्च हो गए। अब मैं तुम्हें ओहो माँ, तुम्हारा हमेशा का ये हो गया है। ना ना सुनकर तो मैं तंग आ चुकी हूँ। फिर अब बकवास बंद करो। और फिर वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ मालती रोने लगती है। माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुमने तो हमारे लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। माँ, दीदी पागल है, वो आपके संघर्ष को नहीं समझ पा रही है। नहीं बेटा, वो ठीक ही तो कह रही है, मैं कुछ नहीं कर पाई अपने बच्चों के लिए। नहीं मालती, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं तुम सब पर बोझ हूँ। एक आदमी होकर अपने परिवार को नहीं पाल सकता मैं। दीदी, क्यों आप हमारे परिवार की परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं?
आपकी वजह से माँ और बाबू का कितना दिल दुखता है। एक दिन गांव में मेला लगा हुआ था जहां पे दिव्या गई हुई थी। वहां अमृत भी आया था। अमृत शहर के सबसे बड़े होटल में मैनेजर था, हैंडसम भी था और यहाँ गांव में अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। वहीं उसने दिव्या को देखा। वाओ, हॉट। हाय, मेरा नाम अमृत है, शहर के सबसे बड़े होटल का मैनेजर हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? तभी दिव्या की दोस्त बोलती है, ओ शहरी बाबू, ये कैसा तरीका हुआ किसी से भी दोस्ती करना भला? अरे तो चुप करना। अच्छा मैनेजर साहब, वैसे कितना कमा लेते हैं आप? अरे अरे, आप तो पहली मुलाकात में ही मेरी सास बन गई। मजाक पार्ट। हाँ हाँ, मैं मजाक कर रही थी। वैसे मेरा नाम दिव्या है, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। हैंडसम तो है और पैसे वाला भी, इसको अपने जाल में फंसा लेती। प्यार का क्या, वो तो शादी के बाद हो ही जाना है। अमृत हर 2-3 दिन में दिव्या से मिलने उसके गांव आता था। यार दिव्या, तुमने अपने माता पिता या घर वालों के बारे में कभी कुछ बोला नहीं? हे भगवान, क्या करूं? अगर सच बोल दिया तो ये अमीर शहरी मुंडा कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। अरे अरे, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं अमृत, आपने कुछ गलत नहीं कहा। गलत तो मेरी किस्मत है। मैंने बचपन में ही अपने पूरे परिवार को एक हादसे में खो दिया। मेरी किस्मत शायद अच्छी थी, इसीलिए मैं बच गई, या फिर ये कह लो मेरी किस्मत बहुत बुरी थी, इसीलिए मैं बच गई। बहुत बढ़िया, ऐसी ही लड़की चाहिए मुझे मेरे धंधे के लिए। बाद में कोई झमेला भी नहीं होगा। दरअसल अमृत मैनेजर जरूर था, लेकिन उसके साथ वो एक और काम करता था। वो था जवान लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाना और उन्हें बेचकर करोड़ों में पैसा कमाना। वो ये काम पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ कर चुका था और वो दिव्या के साथ भी यही करने वाला था। दिव्या, चलो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता ही देता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? दिव्या तो जैसे यही बात सुनने के लिए वहां बैठी थी, उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। दूर खड़ा रंजीत ये सारी बात सुन रहा था। चलो दिव्या, अब मैं चलता हूँ। जब अगली बार आऊँगा तुम्हें यहाँ से दुल्हन बना कर लेके जाऊँगा। दीदी, क्या है ये सब? आपने इतना बड़ा झूठ बोला कि आपका परिवार नहीं है। दीदी, कौन है वो जिसके लिए आपने इतना घटिया झूठ बोला? रंजीत, तो मेरे मामले में दूर ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, वैसे बता ही देती हूँ। वो तुम्हारा होने वाला जीजा है, बहुत अमीर है। तेरी बहन वहाँ राज करेगी। पिछले 10 दिनों से मेरे पीछे पागलों जैसा पड़ा हुआ है और आज मेरी झूठी कहानी सुनकर उसने अपने दिल की बात ही बोल दी। दीदी, सिर्फ 10 दिन? ना आप उस लड़के के बारे में कुछ जानते हो, ना हम उस लड़के से कभी मिले हैं, और आपने हाँ कर दी। रंजीत, वैसे तो इसमें से जितना दूर रहेगा ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा। वैसे भी मैं अपने भिखारी खानदान को अपनी शादी में शामिल नहीं करने वाली, तो फिक्र मत कर। एक दिन रंजीत और उसका दोस्त गांव की गलियों से कहीं गुजर रहे थे। अरे भाई, 1 मिनट रुकना। ये तो वही अमृत है, पर ये यहाँ ऐसे लोगों के साथ क्या कर रहा है? अरे लड़की 1 नंबर की है भाई, बिल्कुल वैसी जैसी फोटो में दिखाई थी तुम्हें। दिव्या नाम है उसका, घर द्वार माता पिता कुछ नहीं है उसका, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज वैसे भी मैं उसे मिलने बुलाऊंगा, तब तुम लोग उसे उठा लेना और फिर उसके साथ जो मर्जी चाहे वो करो। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर मुझे उस पटाखे के लिए 5 करोड़ चाहिए। मौसम, जल्दी से अपना फ़ोन दे। और वो अमृत की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। मौसम, मुझे ये तेरी फ़ोन थोड़ी देर के लिए चाहिए, मेरी दीदी की ज़िंदगी का सवाल है। रंजीत भागता हुआ घर जाता है और अपनी दीदी को वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाता है। दिव्या बहुत तेज रोने लगती है। मुझे माफ कर दो आप सब लोग, मैं अमीर होने के चक्कर में अपना सब कुछ खो बैठती अभी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरा दिल दुखाया है, इसलिए आज मैं इतने बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी और तुम्हारे ही अच्छे कर्मों की वजह से मैं आज बच गई। अब चुप हो जा बेटी, इतना मत रो, अब भूल जाओ उन सब बातों को। बुरा सपना जैसा था वो